गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में रचनात्मक लेखन पढ़ने जा रहे हैं। रचनात्मक लेखन में हमारा पहला टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। क्या आपको पता है अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? अनुच्छेद कितने शब्दों में लिखा जाता है? किस प्रकार लिखा जाता है? आज मैं आपको इसी विषय में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। अब आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का मतलब एक टॉपिक रहता है, एक विषय रहता है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, यानी कि हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो सारी बातें उस विषय से संबंधित होनी चाहिए। समूह इसलिए बोला गया है क्योंकि वो पूरा एक विषय है। ऐसा नहीं कि मैं एक पंक्ति किसी दूसरे विषय पे बोल रही हूँ, दूसरी पंक्ति किसी अन्य विषय पे बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं। एक ही विषय पर बोले गए वाक्य या शब्द जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, यानी कि हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसके किसी एक भाग के बारे में हम बातचीत करें उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद अब समझ में आया? यानी हम किसी विषय के किसी एक भाग के बारे में चर्चा करते हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसे हम और भी सरल भाषा में समझते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। हम अपने मन के विचारों को मतलब जो हम बोलना चाहते हैं उसे हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। कभी हम सारी बातें बहुत विस्तार से बोलते, विस्तार मतलब अच्छे से सब बताते कि मैंने आज सुबह ये करा, मैं ये करने वाला था, मैं स्कूल गया, मैं घर गया, मैं आज खेलने गया, इस तरीके से सारी बातें विस्तार से बताना। ठीक है। जैसे कभी विस्तार से यानी आज आपने अपने घर में सारी बातें सबको पूरी तरीके से बताई कि आज मैं उस पार्टी में गया था, मैं आज उस खेल में गया था, आज मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उसमें ऐसा हुआ, इतना समय था, इतने घंटे दिए गए थे, इतने क्वेश्चन थे, इतने समय में ये करना था, तो सारी बातें विस्तार पूर्वक बताना। कभी संक्षेप में मतलब कभी सिर्फ बता देना कि हाँ मैंने ऐसा करा था, आज स्कूल में प्रतियोगिता थी, आज मैंने ये कार्य करा, ऐसे करके सिर्फ कुछ बातें बता देना। कभी हाँ या सिर्फ उत्तर हाँ, न, ऐसे करके दे देना आदि कहकर, तथा कभी सर अथवा हाथ आदि हिलाकर या कभी सिर्फ इशारों में ही अपने जवाब दे देना कि हाँ, ऐसे इस तरीके से इशारों में ही अपने उत्तर को दे देना। तो यहाँ पर इस सभी बातों का मतलब ये है कि हम जो अनुच्छेद होता है उसे संक्षेप में लिखते हैं। सभी बातें एक दूसरे से संबंधित होती है। जो भी वाक्य लिखा जाता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है। जब हम किसी विषय में विस्तार पूर्वक बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि अपन सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कैसे किया, किस किस के साथ मिलकर करा, कहाँ गए, वो सभी बातें विस्तार से बताना कहलाता है। तो वैसे ही विषय में मतलब जो विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना कि उस विषय में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है, किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन सी लाभ है, कौन कौन सी हानियां हैं, उसके क्या उपयोग है, ये सारी बातें विस्तार से बताना होता है निबंध लेखन। लेकिन हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद पर। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। लेकिन उसी विषय पर हम अपने विचारों को संक्षेप यानी छोटे रूप में प्रकट करते हैं या बताते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। निबंध लेखन में हम सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताते हैं और अनुच्छेद लेखन में हम उस विषय को संक्षेप में बताते हैं। यह अंतर होता है निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में।
इससे पहले मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद लेखन कैसे लिखते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे होते हैं ना। निबंध लेखन में हम सभी बातों को एक के बाद एक पॉइंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सारी बातें विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम एक ही पैराग्राफ में सारी बातों को बताते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को हमें देखना है। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए, यानी जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो 100 शब्द ही उसमें होने चाहिए। जिस विषय पे हमें अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है, हमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं उन पे हमें लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वे सभी 100 शब्दों में हो। हमें व्यर्थ की बातें उसमें नहीं लिखनी है, हमें किसी प्रकार का उदाहरण उसमें नहीं देना। उदाहरण दे सकते हैं लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं, हम उसको सिर्फ उसके द्वारा कुछ बातें बता सकते हैं। बाकी छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हो, यानी जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो सभी बातें एक दूसरे से संबंधित हो। क्यों? क्योंकि अगर हमने उन बातों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा तो वो विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगी, वो लिंक एक दूसरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो सभी बातें एक दूसरे से संबंधित हो। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। हम जो भी लिख रहे हैं वाक्य वो बिल्कुल सरल होने चाहिए कि जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसे समझ में आ। प्रभावशाली हो मतलब उसमें जो भी भाषा हम बोल रहे हैं वो किसी पर असर डाले, ध्यान पूर्वक सुने। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यानी जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें उसमें भूमिका यानी इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता, उपसंहार नहीं लिखना पड़ता। लेकिन निबंध अगर हम लिखते हैं तो हमें भूमिका भी लिखनी पड़ती है और उपसंहार भी लिखना पड़ता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दे तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। यानी कि हम अपने अनुच्छेद को और अच्छा बताने के लिए हम उसके आरंभ में, यानी जब हम अनुच्छेद लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें कोई सूक्ति, कोई अच्छी बात या दोहा या विचार लिख सकते हैं। उदाहरण मतलब उस विषय से संबंधित कोई बात, जैसे कोई अगर हमने विज्ञापन कला टॉपिक लिया है ना अनुच्छेद लिखने के लिए, तो विज्ञापन से संबंधित हम यहाँ पे कोई उदाहरण में 2 पंक्तियां लिख सकते हैं, कोई कविता की पंक्ति लिख सकते हैं, तो उससे हमारा अनुच्छेद और भी प्रभावशाली बन सकता है। तो हमें अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों में लिखा जा सकता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना पड़ता। अनुच्छेद के आरंभ में हम अनुच्छेद से संबंधित कोई पंक्ति लिख सकते हैं, कोई सूक्ति लिख सकते हैं, कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं। इस तरीके से हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब हम अनुच्छेद कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद के किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद के दिए गए संकेतों के बारे में जानते कि जो हमारा विषय है उसमें कौन कौन से संकेत दिए हमें, जिस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। हमारा विषय है विज्ञापन कला। अब विज्ञापन कला क्या होता है, हमें किस संकेत बिंदुओं के आधार पर इस पर लिखना है, मैं आपको वो बताती हूँ। संकेत बिंदु मतलब सबसे पहले विज्ञापन एक कला, हमें यह बताना है कि विज्ञापन किस प्रकार से कला के रूप में कार्य होती है। विज्ञापन का बढ़ता क्षेत्र यानी आजकल विज्ञापन का इतना क्षेत्र विस्तार पूर्वक क्यों बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ाने का एकमात्र साधन, यानी हमें अगर हमारा व्यापार बढ़ाना है तो उसमें विज्ञापन हमारा किस प्रकार से योगदान दे रहा है या हमारे किस प्रकार से सहायता कर रहा है, जिससे हमारा व्यापार बहुत अधिक बढ़ रहा है।
विज्ञापन से हानियां, अगर कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी है। तो विज्ञापन से हमें किस किस प्रकार की हानि होती है। विज्ञापन एक कला, विज्ञापन किस प्रकार से कला है। अब विज्ञापन होता है क्या है पहले तो आप ये समझ लो। आजकल आप देखते हैं टीवी में हर प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पेंसिल क्यों ना हो और बड़ा सा घर क्यों ना हो, कोई बड़ी कार क्यों ना हो या मोटरसाइकिल क्यों ना हो, खाने को कोई वस्तु क्यों ना हो या पहनने का कोई वस्त्र क्यों ना हो। आज सारी दुनिया विज्ञापन के माध्यम से ही उत्पादक की गई वस्तुओं को जानती है। आज अगर मार्केट में कोई चीज आती है या बाजार में कोई वस्तु आती है तो सबसे पहले ग्राहकों के पास या लोगों के पास उसका विज्ञापन पहुंचता है। आज अगर कोई नई पिक्चर लॉन्च हो रही है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन दिया जाता है, या मार्केट में कोई दवाई आई है तो सबसे पहले उसके बारे में विज्ञापन दिया जाता है। नया मोबाइल आया है तो उसके बारे में विज्ञापन दिया जाता है। तो विज्ञापन के माध्यम से ही लोगों तक उस वस्तु की जानकारी मिलती है। तो विज्ञापन एक कला है, हम उसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं या हर तरीके से कि ताकि ग्राहक या लोग हमारी वस्तु को खरीदे। आजकल आप देखते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक विज्ञापन देखकर ही चीजें खरीदना पसंद करते हैं। बच्चों को बहुत जानकारी रहती है कि कब कौन सी चीज आई है। विज्ञापन का बढ़ता क्षेत्र, विज्ञापन का आज क्षेत्र कितना बढ़ता जा रहा है। आज आप हर जगह देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो है विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से ही वस्तुओं की पहचान हो रही है। व्यापार बढ़ाने का एकमात्र साधन, अगर मेरी कोई वस्तु बाजार में बेचनी है तो सबसे पहले मुझे उसका विज्ञापन देना पड़ेगा ताकि लोग उसके बारे में सुने, जानकारी हासिल करें, तभी तो वो चीज खरीदी जाएगी। लेकिन आजकल जितना विज्ञापन से लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं वही उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जो चीज असली रहती है उसी के बारे में विज्ञापन तो असली रहता है लेकिन मार्केट में वो चीज डुप्लीकेट मिलती है। तो ये एक प्रकार की हानि है जिससे लोगों को नुकसान भी पहुंचता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञापन एक कला है। विज्ञापन का मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उसे लोग पहचान जाए और उसे अपना ले। यानी हम विज्ञापन इसलिए देते हैं कि लोग उस वस्तु को पहचाने और खरीदे। शुरू में घंटियां बजाते, टोपियां पहनकर या रंग बिरंगे कपड़े पहनकर विज्ञापन करने वालों द्वारा निर्माता अपनी वस्तुओं के बारे में जानकारी घर घर पहुंचा देते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आज लोगों के पास टेलीफोन है, मोबाइल है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, जिसके माध्यम से आज घर बैठे ही लोग विज्ञापन देख सकते हैं। लेकिन पहले के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, तब भी लोग विज्ञापन देते थे। किस तरीके से देते थे? घंटियां बजा के, यानी कि आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब कुल्फी वाला आता था तो उसके पास घंटी रहती थी, वो घंटी बजाता था तो बच्चे उस घंटी की आवाज सुनकर कुल्फी लेने दौड़ जाते थे। या खिलौने वाला आता था तो वो कुछ गाता था तो गाने की आवाज सुनकर बच्चे खिलौने खरीदने जाते थे। तो इस तरीके से पहले के समय में विज्ञापन देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। या रंग बिरंगे, मान लो कहीं मेला लगने वाला है, कहीं तमाशा होने वाला है तो 4 दिन पहले से ही लोग गली गली जाकर जोर जोर से अनाउंसमेंट करते थे, बोलते थे कि इस तारीख को मेला लगने वाला है, इस तारीख को नाटक होने वाला है, इस तारीख को रामलीला होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होकर इसका आनंद ले। तो हर तरीके से लोग अपना विज्ञापन देते थे। विज्ञापन की उन्नति के साथ समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का आविष्कार हुआ। जैसे जैसे विज्ञापन की उन्नति हुई, उसका विस्तार बढ़ा, तो लोगों ने विज्ञापन देने का तरीका भी धीरे धीरे बदला। अब विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाता है, यानी न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है। रेडियो, आप एफएम रेडियो सुनते हैं, उसमें भी आप देखना कई प्रकार की जानकारी आपको विज्ञापन के माध्यम से उसमें मिल जाती है। फिर टेलीविजन यानी टीवी में आपको सभी प्रकार के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। नगरों में सड़कों के किनारे, चौराहों और गलियों के सिरों पर विज्ञापन लटकने लगे हैं। आज आप जगह जगह जाते हैं, आपको होर्डिंग नजर आती है जिस पर तरह तरह के विज्ञापन लिखे रहते हैं। कब क्या होने वाला है, किस प्रकार की ज्वेलरी आई, किस प्रकार की नया सीरियल चालू होने वाला है, किस प्रकार की नई कार आई है, तो सारे विज्ञापन आपको जगह जगह देखने को भी मिलते हैं।
समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, सिनेमा के पट व दूरदर्शन अब इनका माध्यम बन गए हैं। आज विज्ञापन सबसे अधिक किन चीजों पे दिखाया जाता है? समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में आप देखना आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक अभी दिवाली हुई तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऑफर दिए गए। क्या आज डीमार्ट में इस तरीके का ऑफर है या अमेजोन में इस तरीके का ऑफर चल रहा है। तो ये क्या हुआ? एक तरीका का विज्ञापन हुआ जिसे आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए भी विज्ञापन गृह एवं विज्ञापन संस्थाएं स्थापित हो गई। अब विज्ञापन देने के लिए हमें इनकी एजेंसियों में जाना पड़ता है। वहां पर हमें अपना प्रोडक्ट बताना रहता है कि हमारी ये वस्तु है, उसके ऊपर हमें विज्ञापन तैयार करवाना है। इस प्रकार क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। आज विज्ञापन को यदि हम व्यापार की आत्मा कहे तो अतियुक्ति न होगी। अगर आज हम कहें कि विज्ञापन व्यापार के आत्मा बन गया तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, हमें हमारे वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाना है तो हमें विज्ञापन देना ही पड़ेगा। विज्ञापन व्यापार व बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है। देखा गया है कि अनेक व्यापारिक संस्थाएं केवल विज्ञापन के बल पर ही अपना माल बेचती हैं। हाँ, ये बात जो है वो बहुत अधिक सच है कि अगर व्यापारी को अपना माल बेचना है तो वह विज्ञापन के बल पर ही अपना माल बेच पा रहा है। कुल मिलाकर विज्ञापन कला ने आज व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और इसलिए ही इस युग को विज्ञापन युग कहा जाने लगा है। विज्ञापन के इस युग में लोगों ने इसका गलत उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। सच्चाई एवं ईमानदारी के अभाव में लोगों तक गलत विज्ञापन पहुंचाए जाने की प्रथा चल पड़ी है। अतएव सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रति कड़े से कड़ा व्यवहार कर इस कला को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। आजकल इस कला का गलत उपयोग किया जा रहा है, अतः सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे विज्ञापन कला को सुरक्षित किया जा सके, इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया जा सके। आपको विज्ञापन कला के ऊपर मैंने अनुच्छेद समझा दिया है। अब मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, होमवर्क में आपको उसके ऊपर विज्ञापन लिखना है। मैंने आज वीडियो में आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में बहुत सारी बातें ब्लैक बोर्ड पर समझाई है। ये सभी बातें आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है। धन्यवाद।